हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वे सभी प्रश्न जो आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, यानी कि आपके सामान्य अध्ययन पुनरावलोकन की महत्वपूर्ण पुस्तक से अति अति महत्वपूर्ण वो प्रश्न जो कि आपके बनते हैं अनुच्छेद से, और ये सभी प्रश्न आपके प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। लेते हैं आज के पहला प्रश्न, और प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसका अनुच्छेद और उससे संबंधित विषय सही दिया गया है। ऑप्शन ए है क्या अनुच्छेद 17 में न्याय के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। बी है क्या अनुच्छेद 78 में संसद के गठन की बात की गई है, या सी है 192 में संसद सदस्यों के वेतन की बात की गई है, या डी है 352 में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है। तो हम शुरू से लेकर के चलेंगे। तो अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत किया जाए, छुआछूत को समाप्त किया जाए, जबकि दिया गया है विषय सामने न्याय के समक्ष समानता, जो कि किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 14 से। तो आपका पहला वाला विकल्प सही होने वाला नहीं है, तो ये कट जाता है। दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को समुचित कार्यों की सूचना प्रदान करे, तो ये भी विकल्प आपका कट जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, अनुच्छेद 192 की और अनुच्छेद 352 की, तो यहाँ पर जो राइट आपका उत्तर है वह है अनुच्छेद 352 में आपातकालीन स्थितियों की घोषणा की गई है, जबकि अनुच्छेद 192 के अंतर्गत आपके क्या किया गया है, तो हम देखेंगे नीचे बताया गया है कि 192 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भर्यताओं से संबंधित प्रश्नों का निश्चय किया गया है। तो 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की जो योग्यताएं हैं या निर्भरताएं हैं उनकी संबंधित प्रावधान है। 17 में अस्पृश्यता है। 78 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करेगा, और 352 में आपातकालीन स्थितियों का वर्णन किया गया है। तो आई होप आपको 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियरिफाई हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संबंधित अनुच्छेद है और उनसे संबंधित विषय दिए गए हैं। यहाँ से यकीन मानिए अगर आपने पहले अनुच्छेद की क्लास नहीं ली है तो यूट्यूब पे मेरे ही चैनल पर ये आपको पहले से बता दिया गया है, वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आकर के प्रैक्टिस कीजिए और बेहतरीन प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 76 में क्या दिया गया है, क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, या भारत के महान न्यायवादी हैं, या केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है, या सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। तो याद रखेंगे कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान न्यायवादी का वर्णन किया गया है। तो 3 यानी कि एक का आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं, उसके बाद आ जाता है आपका अगला वाला जो आ जाएगा वो आ जाएगा 148 यानी कि अनुच्छेद 148 में क्या दिया गया है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये आपका 1 से मिल जाएगा। तो आपका जो विकल्प यानी कि कूट बनेगा वह बनेगा 3(1). अब आगे और देखते हैं क्या मिलेगा, तो आगे मिलेगा अनुच्छेद 75A। तो अनुच्छेद 75A में हो जाएगा आपका केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, और 131 में हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी कि 3(1) और 4(2). तो 3(1) 4(2) आप देखिए कूट कहाँ पर मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी में, और आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा मेरे साथ। अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी के पद का वर्णन किया गया है। 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 75 फर्स्ट में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, और 14 में समानता के लिए कहा गया है। 352 में आपके आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। अब तक हमने जितने भी अनुच्छेद पढ़े थे उनको रिकॉल कर चुके हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फिर से सूची का और उससे संबंधित विषय मिलान आपको करने हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर है आपके सामने विधि के सम्मुख समानता। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा आपका सही हो जाएगा।
हमने अभी देखा था कि विधि के समक्ष समानता या कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, ये किसमें है, अनुच्छेद 14 में। कार्य करने का अधिकार ये किसमें दिया गया है, तो कार्य करने का अधिकार दिया गया है 41 में। तो 3, 4 उसके बाद आ जाता है कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, ये आ जाता है 1 यानी कि आपके अनुच्छेद 42 में। तो 3, 4, 1 और उसके बाद आ जाता है बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, और ये आ जाता है अनुच्छेद 45 में। ऑप्शन नंबर आपका 2 पे जाएगा। तो 3, 4, 1, 2। अब हम देखते हैं क्या ये कूट हमारा मिल रहा है। तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। तो बिल्कुल ये हमारा ऑप्शन बी में मिल रहा था। और इसके साथ साथ व्याख्या भी देखते चलेंगे। तो विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में, कार्य करने का अधिकार 41 में। 41 से पहले एक अनुच्छेद याद रखिएगा 40। 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत गठन हो जाएगी तो हमें चाहिए कुछ कार्य करने का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 41। इस प्रकार से आप रिलेट करके अनुच्छेदों को याद कीजिएगा, यकीन मानिए आप कभी भी नहीं भूलेंगे। कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियां, यानी कि पंचायत बन गई है 40 में, 41 में मिल गया है हमें कार्य करने का अधिकार, अब होनी चाहिए वहां पर सही स्थितियां। तो अनुच्छेद 42 की बात आती है। उसके बाद अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि शैशव पूर्व देखभाल, यानी कि आपके गर्भवती जो महिलाएं हैं उनकी देखभाल से भी संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 45। और इसी के साथ साथ 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के भी शिक्षा और पालन पोषण की व्यवस्था अनुच्छेद 45 के अंतर्गत की गई है। अब और भी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसे अनुच्छेद 21A के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होंगे कि ये आपका क्या है, संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, और प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 371 का में क्या नागालैंड संबंधित है राज्य, तो बिल्कुल है, ये आपका ठीक है। 371 खा क्या असम से संबंधित है, तो ये भी आपका ठीक है। और 371 गा क्या मेघालय से संबंधित है, तो ये आपका सही नहीं है। 371 गा क्या मेघालय से संबंधित है, तो ये सही नहीं है। और वहीं आपका 371 घा क्या आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो ये आपका सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है। इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि संविधान के भाग 21 यानी कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो कि भाग 21 के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं, इसके तहत अनुच्छेद एवं संबद्ध राज्य इस प्रकार हैं कि 371 में महाराष्ट्र और गुजरात, 371 का में नागालैंड और खा में असम, गा में मणिपुर और घा में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसी के साथ साथ वहाँ में आपके इंडिया में आपके आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, 71 चा में सिक्किम, 71 छा में मिजोरम और 371 जा में अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ 371 झा में गोवा और 371 वा में कर्नाटक का वर्णन किया गया है। तो ये सभी आपके राज्यों से संबंधित अनुच्छेद थे, आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने अनुसूचियों से। तो हम अनुसूचियों को स्टार्ट करने से पहले इसमें मोटी मोटी कुछ 2-4 बातें हैं, उनको अच्छे से देख लेंगे। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि जब हमारा संविधान बनकर के 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो उस समय हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो याद रखेंगे उस समय हमारे संविधान में मात्र 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। बाद में आपके 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया, और वो 4 अनुसूचियां जोड़ने के बाद आपके वर्तमान में जो अनुसूचियां हो गई हैं वो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और बाद में आपके जो अनुसूची जोड़ी गई है, यानी कि कौन सी अनुसूची, तो 9वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई है। और 9वें नंबर की अनुसूची कौन सी थी, तो वह अनुसूची थी आपकी भूमि सुधार से संबंधित। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित थी, तो भूमि से संबंधित थी। उसके बाद ये जोड़ी गई थी 1951 में। वहीं पर 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित थी, जो कब जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। वहीं 11वीं अनुसूची भी आपकी महत्वपूर्ण है और इसे
इसे भी संविधान संशोधन करके ही जोड़ा गया था और ये जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। मैंने अभी तक आपको जितना भी बताया है मेरे साथ रिकॉल कीजिएगा कि मूल संविधान जब बना था 26 जनवरी 1950 को, तब संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो याद रखेंगे 8 अनुसूचियाँ थी। 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में पहला संविधान संशोधन करके, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, जो कि पंचायतों से संबंधित है और पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए। फिर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और नगर निगम को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय प्रदान किए गए। इसी के साथ साथ आप जितनी भी अनुसूचियां हैं उनके सभी के विषय एक बार मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में रिकॉल करेंगे कि पहली अनुसूची में अगर आपसे हम बात कर लें तो पहली अनुसूची में बात की गई है संघ एवं राज्य क्षेत्रों के वर्णन की, यानी कि कितने राज्य हैं भारत में और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरे में बात की गई है वेतन भत्तों की पदाधिकारियों के, और तीसरे में बात की गई है शपथ की, चौथे में बात की गई राज्यसभा में सीटों के आवंटन की, 5वें में बात की गई है आपके अनुसूचित जाति और जनजातियों की, 6वें में बात की गई है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम की, और 7वें में बात की गई है आपके क्या बोलते हैं उसे संघ सूची समवर्ती सूची, आपकी जो तीनों अनुसूचियां हैं इनकी बात की गई है केंद्र राज्य संबंध। और 8वीं अनुसूची में आपके भाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो कि आपके 22 भाषाएं वर्तमान में संविधान में शामिल की गई हैं। 9वीं अनुसूची जो कि बाद में जोड़ी गई, अभी अभी हमने देखा भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, 10वीं तदबदल से, और 11वीं पंचायती राज से, और 12वीं नगर निगम से। तो इस प्रकार हमने अनुसूचियों की मोटी मोटी बातों को जान लिया है। अब हम करेंगे सारे क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है आपका वर्तमान स्थिति से, तो क्या 8 हैं, क्या 12 हैं, क्या 16 हैं, क्या 10 हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 12। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यदि प्रश्न पूछा जाता कि वर्तमान में नहीं, बल्कि आपसे पूछा जाता कि संविधान लागू होने के समय या पूर्व में, संविधान निर्माण के समय, वर्तमान में नहीं वर्तमान में नहीं, आपके पूर्व में कितनी अनुसूचियां थी, तब आपका आंसर होता 8। तो वर्तमान में कितनी है? 11। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि भारतीय संविधान में ऑप्शन ए है 9 अनुसूचियां हैं, बी है 12 अनुसूचियां हैं, सी है 10 अनुसूचियां हैं, और डी है 11 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और मूल में कितनी थी? 8 थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही सावधानी से पढ़िएगा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और फिर अपने सही कूट को चुन करके उत्तर दीजिए कि भारत के संविधान में क्या 20 भाग हैं? तो इससे पहले के वीडियो में हम अपने 22 भाग ट्रिक सहित पढ़ चुके हैं और आप याद भी कर चुके हैं। तो नहीं, हमारे तो 22 भाग हैं, और उसमें जो का खा गा करके प्रावधान जोड़े गए थे जिसके तहत आपके 25 लगभग भाग बन जाते हैं, वो चीज़ भी क्लियर हो चुकी थी। तो मूल कितने संविधान में भाग हैं? तो मूल भाग आपके 22 ही हैं। अगला है संविधान में क्या कुल 390 अनुच्छेद हैं? तो जी नहीं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, और जिसमें का खा गा करके जैसे जैसे प्रावधान होते रहे, अनुच्छेद संशोधन होते रहे, वैसे जुड़ते रहे, तो 444 से भी ऊपर जा चुके हैं। भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो ये बात सही है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये 4 अनुसूचियां आपकी संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ी गई थी, जो कि क्रमशः कब जोड़ी गई थी? तो 9वीं जोड़ी गई थी 1951 में, 10वीं जोड़ी गई थी 1985 में, 11वीं जोड़ी गई थी 1973 में, और 12वीं भी जोड़ी गई थी 1973 में। तो ये आपके जो राइट आंसर यहाँ पर है वो कौन सा हो जाएगा? तो केवल 3। कौन सा हो जाएगा? केवल 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो अभी हमने देखा था कि राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? क्या पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में? तो किस में किया गया है? पहली में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर लगे हाथ दूसरी, तीसरी, चौथी को भी देखते चलते हैं। तो दूसरी में दिया गया है पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, तीसरी में दिया गया है उनकी शपथ, और चौथी में दिया गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भारत के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना
चाहिए। तो यदि हम भारत का नया राज्य बना रहे हैं, सीमा परिवर्तन कर रहे हैं या नाम बदल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं इस राज्य या संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में, उनके क्षेत्र के संबंध में, तो हमें किस अनुसूची के संबंध में जो है प्रावधान करने पड़ेंगे? क्या पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में? तो किस में करने पड़ेंगे? पहली में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर से देखते चलिएगा, दूसरी में क्या है? तो दूसरी में है वेतन भत्ते, तीसरी में क्या है? शपथ है, और चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। यकीन मानिए वीडियो के एंड तक आपको अनुसूचियां संबंधित विषय सभी अच्छे से याद हो चुके होंगे और एक बेहतरीन प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। तो चौथी अनुसूची किसे विवेचित करती है? क्या राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायती व्यवस्था को, या भाषाओं को? तो यहाँ पर अब हम फटाफट से क्या करेंगे कि जो नहीं पूछा गया है क्या वह इम्पॉर्टेंट नहीं है? तो वह भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसको भी लिखते हुए चलेंगे। भाषा किस में है? 8 में है। पंचायती राज किस में है? 11 में है। राजनीतिक दल बदल किस में है? 10 में है। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 10वीं कब जोड़ी गई थी? तो 1985 में। 52वां संविधान संशोधन करके 11वीं कब जोड़ी गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, 73 के द्वारा। और 8वीं आपके मूल संविधान में पहले से ही वर्णित थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में से निम्न में से क्या उपबंधित है? तो आपको तृतीय अनुसूची के बारे में अब जानना है। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो ये तो सभी क्या हो गई? शपथ हो गई। क्या हो गई? शपथ हो गई। और अभी हम देख रहे थे कि जो आपकी अनुसूची 3 है उसमें पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन किया गया है। अब उसके अंतर्गत कौन कौन लोग शपथ लेंगे ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा 1, 2, 4, यानी कि संघ के मंत्री शपथ लेंगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ लेंगे, और साथ ही साथ संसद के सदस्य द्वारा भी शपथ का प्रारूप जो है वह इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो देखिए इसकी व्याख्या क्या बता रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए, ध्यान से करिएगा कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ का प्रतिज्ञान के रूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न में से किसके द्वारा शपथ या पद का तथा गोपनीयता की शपथ ली जाएगी? तो संघ के सभी मंत्री लेंगे, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी लेंगे, और संसद के सदस्य लेंगे। तो ये आपके जो पदाधिकारी हैं इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? तो संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचित अभ्यर्थी यानी कि संसद के जो सदस्य हैं वो भी आपके इसके अंतर्गत शपथ लेंगे। अब चूंकि आपका जो संसद है, संसद का ही एक पार्ट क्या है? राष्ट्रपति है, तो वो भी शपथ लेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के महान नियंत्रक लेखा परीक्षक ये भी लेंगे, और किसी राज्य के जो मंत्री बनते हैं वो भी शपथ लेंगे, और राज्य के विधानमंडल के जो निर्वाचन अभ्यर्थी हैं वे भी शपथ लेंगे, राज्य विधानमंडल के शपथ सदस्य भी लेंगे, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शपथ लेंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि तृतीय अनुसूची में। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि तृतीय अनुसूची में नहीं, बल्कि जो राष्ट्रपति शपथ लेंगे वह अनुच्छेद 60 के अंतर्गत लेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने की अनुसूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, उनके सामने कुछ विषय दिए गए हैं। तो आपके सामने है चतुर्थ अनुसूची में क्या दिया गया है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। षष्ठम अनुसूची में और अष्टम में और नवम में, तो अष्टम में आपके दी गई हैं भाषाएं, वहीं पर आपके नवम में दी गई है भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान। षष्टम में दिया गया है जनजातीय क्षेत्र। षष्टम में क्या दिया गया है? जनजातीय क्षेत्र, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रावधान का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे, और नेक्स्ट है आपके सामने प्रश्न कि सुमेलित कीजिए, सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 7वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है विधायी शक्तियों का विवरण, यानी कि संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो भाषाएं दी गई हैं। कितनी दी गई हैं? तो वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो 9वीं अनुसूची में दिया गया है कुछ नियमों का विधिमान्यकरण, और 10वीं में दिया गया है दल बदल कानून, यानी कि दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो इस प्रकार जो आपका कूट बनने वाला है वह हो जाएगा 3, 3, 1, 3, 1 और 4, 2, 3, 1, 4, 2, ये आपका कूट बनने वाला है। तो 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो हमने अभी देखा था कि 9वीं अनुसूची को आपके 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। तो अब अगर आपको थोड़ा सा भी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में ज्ञान है तो आप बताइए कि उस समय कौन प्रधानमंत्री थे। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे क्या लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो देख लीजिएगा इनके बारे में क्या बताया गया है। ये व्याख्या आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इसे स्किप मत कीजिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया था। देखिए 1950 में संविधान बनकर के लागू कर दिया गया था। तो आसान सी बात है कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। तो इसका जो संविधान संशोधन है 51 में कर दिया गया था। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू ही होने वाले हैं। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध, जैसे कि इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार, हमने क्या कहा, भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हुए इन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये प्रश्न आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। तो क्या 7वीं में अनुसूची में, क्या 9वीं में, क्या 8वीं अनुसूची में या 10वीं अनुसूची में? तो आंसर क्या होगा? 9वीं अनुसूची में। 7वीं में तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, वहीं 8वीं में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया और 10वीं में दल बदल विरोधी कानून लाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। तो भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत की संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। बी है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। तो अभी हमने 9वीं अनुसूची के बारे में विस्तार से पढ़ा था। तो अब आप अपने सही कूट का चयन कीजिए। केवल एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक सही है। नेक्स्ट हम इसके व्याख्या की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 का और 31 खा जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जैसे भूमि सुधार इत्यादि चीज़ें, जिन्हें न्यायिक समीक्षा के बचाव दिया जाना आशयित है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियाँ शामिल हैं, मतलब कानून शामिल हैं लगभग 282 ऐसे, जो अनुच्छेद 31 खा ये कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जा सकता या नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी के असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोल्हेलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष की प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय में निर्धारित किया गया कि 24 अप्रैल 1973 बहुत महत्वपूर्ण केस है आपका केशवानंद भारतीय बनाम आपके केरल राज्य से था कि 9वीं अनुसूची शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14, 19, 21, 14 और 19 में प्रतिबंधित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अतः उपर्युक्त कथनों में से केवल एक ही सही है, किंतु दो सही नहीं है। तो आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि इसकी समीक्षा कैसे की जा सकती है, या ये संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं, यानी कि यदि 21, 14, 19 में प्रतिबंधित किए जाते हैं तो इनकी जो अवधारणा है, इनकी समीक्षा है वो की जा सकेगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कोएल्हो केस भारत के किस संविधान की अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन ए है 7वीं, बी है 8वीं, सी है 9वीं और डी है 10वीं। तो अभी हमने देखा ये केस आया था और किस अनुसूची से संबंधित था? तो 9वीं। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। अब इतनी व्याख्या में आपको कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन ये केस का नाम तो याद रहेगा, किससे संबंधित था, किस अनुसूची से संबंधित था, ये तो याद रहेगा। हो सकता है आपसे प्रश्न हूबहू यही पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। मतलब जो आर्थिक योजना है वे किसके अंतर्गत आती हैं, क्या संघ सूची में, क्या राज्य सूची में, क्या समवर्ती सूची में। तो इससे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि जो 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया, उसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर संघ और राज्य मिलकर के कानून बनाते हैं, जबकि संघ सूची में स्वयं केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाता है और राज्य सूची में राज्यों के द्वारा कानून बनाया जाता है। इसी के साथ साथ ये जो अनुसूची की अवधारणा ये कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इस चीज़ को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। और यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा था आर्थिक योजना का, तो आर्थिक योजना के संबंध में जो कानून बनाएगा वो समवर्ती सूची के अंतर्गत बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है। आर्थिक नियोजन संविधान की किस सूची में शामिल है, तो क्या संघ में, राज्य में, समवर्ती में या विशेष में। तो आपका आंसर क्या होगा, समवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, यानी कि पशु निवारण नियंत्रक अधिनियम वगैरह जो आपके लाए जाते हैं, ये पशुओं के प्रति क्रूरता ना करना, ये चीज़ें किसके अंतर्गत रखी जाएंगी। क्या ये केंद्र की सूची के अंतर्गत होंगी, केंद्र को सिर्फ कानून बनाने का अधिकार होगा, या राज्य का, या समवर्ती का, या उद्घोषिका का, या प्रयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि आपका सही विकल्प होगा समवर्ती सूची, क्योंकि जो आपके पशु या आपके कह सकते हैं जानवर हैं, पक्षी हैं, इन पर तो कानून केंद्र भी बनाएगी और राज्य भी बनाएगी, तो ये दोनों मिलकर के बनाएगी समवर्ती सूची में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। ऑप्शन ए है पुलिस है, बी है आपराधिक मामले हैं, सी है रेडियो और टेलीविजन है और डी है विदेशी मामले हैं। तो देखिए विदेशी मामले हैं तो ये केंद्र के पास ही जाना है। आपराधिक मामलों पर तो समवर्ती सूची का इनमें से कौन सा विषय है, तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है वह हो जाएगा रेडियो और टेलीविजन। ऑप्शन नंबर सी इज द 1 सेकेंड। आपके आपराधिक मामले यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस राज्य सूची का ध्यान रखेंगे, पुलिस किसकी है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आएगी। विदेशी मामले और रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण संघ सूची। तो संघ सूची में क्या क्या आएगा, रेडियो, टेलीविजन, विदेशी मामले, ये सभी संघ सूची में आएंगे। पुलिस समवर्ती सूची राज्य सूची में आएगा। और वहीं पर जो आपराधिक मामले हैं, क्योंकि अपराध जैसी घटनाएं हैं उसके लिए जो कानून बनाना है वो राज्य भी बना सकती है। अपने राज्य में विशेष स्थितियां परिस्थितियां हो जाती हैं, अपराध के मामले बढ़ते हैं, कम होते हैं, तो उनके लिए नए नए कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी है और इसी के साथ साथ केंद्र भी बना सकती है। हमने कहा कि जो राज्य सूची में जो कानून है उन पर राज्य तो कानून बनाएगी ही, लेकिन यदि केंद्र चाहे तो हस्तक्षेप कर सकता है, जबकि केंद्र के कानून में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो आपके आपराधिक मामलों जो है वे किसके अंतर्गत जाएंगे, समवर्ती सूची के अंतर्गत जाएंगे, क्योंकि इस पर केंद्र भी कानून बनाएगा और राज्य भी कानून बना सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, याद आया है, देखिए वे प्रश्न आपके सामने आ भी चुका है। प्रश्न आता है आपका जनगणना और जनसंख्या। जनसंख्या, अब आपसे प्रश्न किया जाएगा कि ये जनसंख्या की सूची का विषय है और जनगणना की सूची का विषय है। तो याद रखेंगे, गण माने था संघ बनाते थे लोग बौद्ध धर्म में, तो यहाँ से आप रिलेट करके याद कर पाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो जनगणना है आपका संघ सूची का विषय, और जबकि जो जनसंख्या है वह है आपका किसका, राज्य सूची का विषय। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। मैंने कहा जनसंख्या, ओनली फॉर जनसंख्या। जनसंख्या किसका विषय है, तो जनसंख्या है आपका किसका विषय है, राज्य सूची का। किसका है, राज्य सूची का। और जनगणना किसका है, तो जनगणना है संघ सूची का, संघ सूची का। लेकिन यहाँ पर आपसे प्रश्न किया गया है कि संविधान की समवर्ती सूची में क्या है, तो याद रखेंगे यदि समवर्ती की बात कर ली जाए तो उसमें जनसंख्या नियंत्रण और साथ ही साथ परिवार नियोजन, ये किसका विषय है, समवर्ती सूची का, यानी कि इस पर केंद्र और राज्य मिलकर के कानून बनाएंगे। तो आई होप आपको आज का जो क्वेश्चंस रहे हैं वो बहुत पसंद आए होंगे, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक श्योर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक इसे शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।